एक और दरिया का सामना था मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये शेर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर लागू होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे साथ आनंद चौधरी हैं, जो इंडिया टुडे हिंदी के राजस्थान के रिपोर्टर हैं। 20-22 साल का अनुभव है, 4-5 विधानसभा चुनाव ये देख चुके हैं और इस बार तो 40 विधानसभा सीटों को कवर कर आए थे। तो मोटे तौर पर हम 3 बिंदुओं पर, चौधरी जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। 3-4 चीजों पर हम चर्चा कर लेंगे। एक, पहले की चुनौतियां क्या हैं, एक मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ हो सकता है, एक क्या भजनलाल की जो ये टीम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोदी में 25 सीटें डालने में कामयाब होगी, वसुंधरा का क्या होगा, और अंत में अगर याद रहा था इसलिए कि लोग अब कांग्रेस को भूल गए हैं, तो याद रहा तो गहलोत और सचिन पायलट पर भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले चुनौतियों की बात करते हैं। मेरी नजर में भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद भजनलाल शर्मा है। क्यों? क्योंकि अंडरडॉग हैं, फर्स्ट टाइम के विधायक हैं, बहुत सारे लोग शंकित निगाहों से देख रहे हैं। मोदी जी ने इससे पहले भी कई एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें कुछ में वो पास हुए हैं, कुछ में फेल हुए हैं। तो एक चुनौती ये है, साथ ही साथ वित्तीय स्थिति खराब है, कानून व्यवस्था खराब होने का जो दावा करते रहे विपक्ष में रहते हुए, अब सत्ता में रहते हुए उसे संभालना है। ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी बात है, ब्यूरोक्रेसी को साधना बड़ा मुश्किल काम होता है। मंत्रिमंडल में अपने ही साथी मंत्रियों, जिसमें से बहुत से इनसे वरिष्ठ होंगे, करीब करीब सभी इनसे वरिष्ठ होंगे, उनसे काम निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल चीजें आती हैं, संगठन चलाना अलग बात है। संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर रहकर या संगठन में किसी पद पर रहकर काम करना अलग होता है, और सरकार चलाना बिल्कुल डिफरेंट गेम है। तो आनंद जी, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है भजनलाल जी के सामने? देखिए विजय जी, सबसे बड़ी चुनौती जैसा आपने बताया कि वित्तीय जो संकट है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान पे अभी 5 लाख करोड़ का करीब कर्जा है। और राजस्थान में जो पहले से स्कीम चल रही है वो सब स्कीम ऐसी है कि जिनमें पैसा बड़ा खर्च हो रहा है। और जैसा भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कुछ चीजें, तो वो भी उनकी जो स्कीम है उनसे भी राजस्थान पे वित्तीय भार पड़ने वाला है। 36,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, ऐसा मोटा अनुमान है। बिल्कुल। और जैसे अभी किसानों के खाते में 10,000 है या 450 रुपए का गैस सिलेंडर है, तो उन योजनाओं से भी और भार पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन जो आर्थिक हालात है उससे भजनलाल शर्मा कैसे निपटते हैं। फिर दूसरी बात जो आपने कही वो बिल्कुल सच है कि भजनलाल शर्मा को संगठन का तो लंबा अनुभव है, लेकिन भजनलाल शर्मा को सरकार और प्रशासन का अनुभव बिल्कुल नहीं है। तो वो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि उस चुनौती से पार पाने के लिए हो सकता है कि कुछ सीनियर आईएएस, जो अनुभवी आईएएस है, उनकी टीम को लेके साथ काम करें। दिल्ली से आयात कर लिया। बिल्कुल दिल्ली, अभी तो दिल्ली का ही चल रहा है कि दिल्ली से ही लोग आए सारे और वो सरकार चलाए। तो ये जो 2 चुनौतियां हैं। और फिर तीसरी जो इनके सामने बड़ी चुनौती है वो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जैसे संकल्प पत्र में वादा किया था कि आरपीएससी, जिसकी साख पर लगातार बट्टा लगता जा रहा था, और अभी भी आने वाले टाइम में कुछ परीक्षाएं जो होने वाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है और भी कुछ एग्जाम है, तो उन एग्जाम को कैसे ये पूरी तरह से निष्पक्षता से करा पाते हैं। मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती खुद का जो हिंदू वोट बैंक है या जिन्होंने वोट दिया उनको इंटैक्ट रखने की है, उनको एंगेज करके रखने की है, ताकि वो 2024 से पहले छिटक ना जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मांस की दुकानें, अंडा खुले में बिक रहा है बिना लाइसेंस के, उस पर कार्रवाई कर दो, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दो, 2-4 जगह बुलडोजर चलवा दो। तो ऐसे कहकर ये मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक का टाइम निकाल देंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जैसा बीजेपी का जो सरकार चलाने का जो अन्य राज्यों में जैसा अनुभव है, और अन्य राज्यों में जिस तरह से शुरुआती जैसे घोषणाएं हुई है, जैसे वहां लाउड स्पीकर पे बैन लगा दिया और इस तरह की जो मांस मीट की दुकानें बंद करा दी। राजस्थान में तो जिस दिन विधायक चुने गए हमारे जो बालमुकुंदाचार्य, वो उसी दिन वहां पहुंच गए थे और उन्होंने जो जिस तरह का काम किया, हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांग ली थी, लेकिन ये जो चुनौतियां हैं ये तो है ही। और इस तरह की चीजों पे ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ घोषणाएं करें जिनसे कि चुनाव तक इनको बांध के रखा जाए। लेकिन
जो एक बड़ी जो राजस्थान की जो समस्या है, राजस्थान में जातियों का एक जो वर्चस्व है वो काम करता है। जैसे कई जातियां हैं, अगर उनको साथ लेके नहीं चले तो वो लोकसभा चुनाव में छिटक सकती है, उनका भी भय बीजेपी को है। उन जातियों को तो मंत्रिमंडल में आपको समुचित जगह देनी पड़ेगी। 12 ब्राह्मण जीते हैं और 12 ही शायद 17 राजपूत जीते हैं। जाट जीते हैं, 17 राजपूत जीते हैं, 7 या 8 गुर्जर जीते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी आपको समीकरण लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिठाना पड़ेगा। और इनमें से जो सीनियर लोग हैं उनको किस तरह से आप अच्छे जो पद दे सकते हैं, कैसे मंत्रिमंडल में अच्छे दायित्व उनको दे सकते हैं, ये सब इनको करना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं किया तो हो सकता है उनकी नाराजगी भी आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इनको भारी पड़े। इनको करना है, दिल्ली को करना है? देखिए कि बीजेपी में अब जो चल रहा है सब कुछ वो तो दिल्ली से ही चल रहा है। भजन लाल शर्मा का नाम हो, दिया कुमारी का नाम हो, प्रेमचंद बैरवा का नाम हो, ज्यादातर चीजें दिल्ली से हो रही है। तो मंत्रिमंडल की जो अप्रूवल है वो भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दिल्ली से ही बन के आएगी। लेकिन खुद की छवि भी बनानी होगी। पहले बात तो यह है कि आपको क्या लगता है कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो उनके दिमाग में ये आता है कि मंत्रिमंडल किस तरह का होगा। पहली बात तो आपको क्या लगता है कि 30 बना सकते हैं? 27 की जगह खाली है, 3 भर चुकी हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या 20, 22, 23 मंत्री बना दिए जाएंगे या उनकी संख्या कम रहेगी? पहले तो संख्या के हिसाब से बात करते हैं। अभी जैसे 27 की जो बताई जा रही है कि 27 तक और बना सकते हैं, कुछ संसदीय सचिव बना सकते हैं जिनको मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन जो लगता है कि अभी बीजेपी जिस तरह का जो काम करना चाहती है वो लगता है कि 20 तक मंत्री बनाए जाएंगे। तो उनका कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा? उनका कॉम्बिनेशन यही है कि जाति प्लस जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से देखा जा सकता है। दूसरा, राज्य मंत्रियों पे अभी ज्यादा जोर होगा, कैबिनेट मंत्री पे थोड़ा कम होगा। तो मतलब आपको लगता है कि 7-8 कैबिनेट मंत्री हो जाएं, 12-13 राज्य मंत्री हो जाएं, जिसमें से 7-8 स्वतंत्र प्रभार के हों और 3-4 बिल्कुल जो राजनीति के रंगरूट हैं उनको राज्य मंत्री किसी कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर राज्य मंत्री बनाकर थोड़ी ट्रेनिंग दी बिल्कुल है। बिल्कुल ये लगता है। आपको क्या लगता है कि कौन विजय जी राजस्थान में मंत्रिमंडल के चेहरे हो सकते हैं? आप इतने साल से अनुभव रहा है आपका और आप नजदीक से देखते रहे चुनावों को। देखिए, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। अब तो खैर ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव हो गया या पीएमओ का प्रेरोगेटिव हो गया, लेकिन मोटे तौर पर लगता है कि मुख्यमंत्री वित्त मंत्रालय रखना चाहेंगे अपने पास। क्योंकि वित्त मंत्रालय ऐसा नहीं है कि कोई वित्त मंत्री ही करे। हमारे यहाँ तो केंद्र में भी जो वकील हैं सबके सब वित्त मंत्री हुए बड़े बड़े, और ब्यूरोक्रेसी चला देती है, बजट बना देती है, फिर केंद्र के निर्देश हैं, सब कुछ है और उसमें टाइम भी बहुत है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में जो बजट आएगा अब वो जून में आएगा, जब लोकसभा हो जाएगी और केंद्र सरकार का बजट आएगा, फुल बजट। उसके बाद राजस्थान सरकार अपना फुल बजट लेकर आती है। अभी लेखानुदान टाइप मांग लिया जाता है कुछ समय के लिए। तो ये 4-6 महीने उनके पास होंगे ब्यूरोक्रेट्स को भी समझने के लिए और अपने मंत्रियों को भी समझने के लिए और मंत्रालयों का भी से सुझाव सिफारिशें लेने के लिए कि किसके लिए कितनी योजना के मद में कितना पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि आपने भी शायद इशारा किया था कि अपना संकल्प पत्र पूरा करना है या पूरा करते हुए दिखना है, और अशोक गहलोत की जो चल रही योजना है वो रोकनी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका स्वरूप बदल सकता है कुछ, लेकिन रोकना नहीं है। तो पैसा उसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, दोनों के लिए। तो यहां पैसा जुटाना जब दोहरी मार है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको लगता है? तो विजय जी, जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, जैसे राजस्थान में अगर माने तो वित्त है, और फिर आपका होम है, और पीडब्ल्यूडी है, और ग्रामीण विकास है, शिक्षा है, तो ये जो बड़े डिपार्टमेंट है ये कैसे लोगों के पास जा सकते हैं? देखिए, अभी रिकॉर्डिंग से पहले आपसे जो बात हो रही थी तो मुझे आपने जो एक कहा मुझे स्टिक कर गया। मुझे लगा कि वो आप ठीक कह रहे हैं कि आमतौर पर तो वैसे जो गृह मंत्रालय है कि भी ऊंची जात वाले को, सवर्ण जाति को नहीं दिया जाता। आमतौर पर कहा जाता है SC ST को दे दो, महिला को भी। महिला, लेकिन इस बार प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि महिलाओं की कानून व्यवस्था और महिलाओं पर शोषण और तमाम चीजों को बीजेपी एक बड़ा हथियार बनाती रही है। फिर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को जो बनाया गया है वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। मुझे लगता है उनको कल आगे जाकर मुख्यमंत्री बनाने की बात हो सकती है। तो एक महिला गृह मंत्री का एक प्रयोग हो सकता है कि महिलाओं में एक भावना आए कि भाई बहुत बड़ी बात कही आपने, कि गृह मंत्री हमारी महिला है
तो मैं पुलिस में कभी भी रिपोर्ट दर्ज कराने जा सकती हूँ, मेरा पति पीड़ता है तो भी मैं जा सकती हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और सामाजिक टैबू से मैं निकल सकती हूँ। ये मेरा ख्याल है। नहीं, आपका ख्याल बिल्कुल सही है। और इस जो राजस्थान में जो अपराध को लेकर लगातार, और आप देखोगे कि एनसीआरबी के जो नए डेटा आए हैं उसमें राजस्थान पिछले 3 साल से लगातार टॉप है बलात्कार के मामलों में, मर्डर के मामलों में, SC ST पे हिंसा के मामलों में। तो ऐसे में ये प्रयोग किया जा सकता है। आपने जैसा कहा कि एक महिला को गृह विभाग जैसा एक महत्वपूर्ण, मुझे एक लगता है कि जैसे 46 फर्स्ट टाइमर हैं, उसमें से एक फर्स्ट टाइमर तो बहुत किस्मत वाले निकले, मुख्यमंत्री हो गए, तो 45 बच गए। तो या तो पार्टी ये नीति बनाए कि फर्स्ट टाइमर को नहीं बनाया जाएगा, या उसमें से मेरा सुझाव है नौक्षम चौधरी जैसी महिला को, पढ़ी लिखी समझदार महिला को, जो दलित समाज से आती है लेकिन वैसे वो आर्थिक रूप से बहुत अमीरों में से भी अमीर है, और मैं उनसे मिल भी चुका था पुनाहाना में जब वो हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी, पिछली बार विधानसभा का 3रे नंबर पर रही थी। तो इनको प्रमोट किया जा सकता है। एक मुझे लगता है कि बहुत वरिष्ठ है, 5 बार के 6 बार के, शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अगर विशेषज्ञता किसी एक फील्ड में नहीं है तो एक एजुकेशन का मामला है, PWD है, PhD है, ये कृषि है, हेल्थ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय मान लीजिए भजनलाल और दिया कुमारी के पास रहता है क्रमशः, तो ऐसे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास क्या हेल्थ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, और उनको हेल्थ का अनुभव भी है। और हालांकि MBBS किया है उन्होंने, डॉक्टरी नहीं की है, एक भी मरीज नहीं देखा होगा उन्होंने। कभी कभी देखो चुनाव, जनता की नब्ज समझते हैं वो। चुनाव प्रचार के दौरान वो एक हॉस्पिटल में गए थे और वहां मरीज देखने लग गए थे। तो जनता की नब्ज समझने वाला आप जानते हो कि हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल सकता है, क्योंकि पिछली सरकार में तो ऐसे लोग थे जो जनता की नब्ज भी नहीं समझ पा रहे थे, वो भी हेल्थ मिनिस्टर में उन्होंने चला लिया था काम। तो ये तो हो ही सकता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल बीच में मैं चूक ना जाऊं, आपको लगता है कि वसुंधरा की नजर रहेगी कि उनके कितने समर्थकों को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है और कौन कौन से कैसे कैसे मंत्रालय दिए जा सकते हैं, उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका इन्वर्टेड कॉमा क्या रहेगी? देखिए विजय जी, वसुंधरा राजे को जो अब उनके पास एक लास्ट चांस बचा है कि मंत्रिमंडल में वो अपने लोगों को कैसे फिट कर सके। तो वसुंधरा राजे के जो कुछ खास लोग हैं जिनमें आप मान सकते हैं कालीचरण सराफ है, लेकिन आज प्रताप सिंह, नमस्कार भी नहीं की इन्होंने। हाँ, प्रताप सिंह सिंघवी है, और इस तरह के जो उनके जो बहुत खास लोग जो माने जाते हैं, वो उनको किस तरह से मंत्रिमंडल में जगह दिला पाए। हो सकता है वसुंधरा राजे अब इस बात पे लगातार जोर दे और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये कहे कि ठीक है, आपने मुझे तो नहीं बनाया, लेकिन मेरे कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दो, उनको एक अच्छा डिपार्टमेंट दो। तो शिक्षा जैसा डिपार्टमेंट है जैसे की बात आई, तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग जो भाजपा का जो आमतौर पे प्रयोग रहता है, वो किसी संघ के व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि संघ के व्यक्ति को तो यहाँ तो संघ के बहुत भरे हुए हैं, तो उनमें भी संघ में कौन वरिष्ठ आदमी है उस हिसाब से उसको दिया जा सकता है। कोई कह रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बैरवा साहब हैं वो भी डॉक्टर हैं, PhD वाले डॉक्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बैरवा साहब को मुझे लगता नहीं कि इसमें शिक्षा विभाग जैसा डिपार्टमेंट मिल सकता, हालांकि उनको कोई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिल सकता है, PWD मिल सकता है, और कोई डिपार्टमेंट मिल सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग में मुझे लगता है कि बैरवा साहब को इतना अनुभव नहीं रहा है और उनको नहीं लाएंगे ये लोग। आपको क्या लगता है कि आला कमान भी चाहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक राजे को राजी रखा जाए, नाराज होने का मौका नहीं दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच कह रहे हैं आप, क्योंकि राजे की नाराजगी की खामियाजा राजस्थान में 2-4 सीटें खो। अच्छा, ये कुछ खिचड़ी पकड़ी है क्या? लग तो यही रहा है कि जो 3 बिछड़े हुए, जैसे बहुत दिनों के बिछड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं मिल जाएं, और वो जिस तरह की चर्चा करते हैं वही चर्चा हो रही है और खूब हंसी ठहाका हो रहा है। किस्मत इनकी खुली है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि बिल्कुल उलट जो कैमरा जा रहा है निखिल जी का, वो दूसरी तरफ जो इशारा कर रहा है बिल्कुल वही कर रहा है कि 3 जो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और किन बातों को लेके हंस रहे हैं। तो बातें लगता है सियासी है कि एक दूसरे की दुखती नब्ज जो है, तीनों ही पीड़ित है और तीनों एक दूसरे की दुखती नब्ज पे हाथ रख रहे।
एक की हसरत पूरी नहीं हुई चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की, बिल्कुल एक की हसरत पूरी नहीं हुई मुख्यमंत्री बनने की, 2018 में नाम चल गया था, बिल्कुल बिल्कुल और एक की हसरत पूरी नहीं हुई तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की। बिल्कुल। उल्टा जख्म हरे हो गए राजकुमारी दिया के उप मुख्यमंत्री बनने से। हाँ, और जिस तरह से दिया कुमारी को मंच से मतलब जो लोगों का एक समर्थन मिल रहा था और इस तरह से मिल रहा था, तो हो सकता है ये दर्द और बढ़ गया हो। कुल मिलाकर अब कहानी यह है कि इस सरकार के पास बामुश्किल 2-2.25 महीने हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक में आचार संहिता लागू हो सकती है। मोदी सरकार 1 महीना पहले चुनाव करा सकती है। तो ऐसे में आपके पास कुल मिलाकर दिसंबर के कुछ दिन बचे हैं, पूरा जनवरी पड़ा है और 5-7 दिन फरवरी के पड़े हैं। तो इतने में आखिर कोई भी सरकार अपना नैरेटिव सेट करने के लिए आपके हिसाब से क्या करेगी और क्या नहीं करेगी? देखिए, ये जनता की नब्ज वाली जो चीजें हैं ना, उनको छुएगी। आप ये जैसे बताया कि आपने जैसे मीट की दुकानें हैं, जो पॉपुलर चीजें हाँ, हैं, जो इस तरह की चीजें जो जनता के भावनाओं को जो जनता जिनसे जनता से मैं मानूं कि जो बीजेपी का कट्टर वोटर है या जो हिंदुत्व को जो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, उसके एक तो वो जा सकता है। और दूसरी चीज जो है वो कुछ राहत देके, जैसे वेट है और इसमें राहत दी दे, पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएं थोड़ा सा, और गैस सिलेंडर को इसी महीने जैसे 450 रुपए कर दिया जाए, तो उससे एक बार लगेगा जनता को कि हमें राहत मिली है बीजेपी के आने से। हो सकता है बिजली के दाम भी जो बढ़ाने की जो बात चल रही है लगातार बिजली कंपनियों की, उसको भी ये चुनाव तक रोक दे। एक परीक्षा लीक का मामला बड़ा मुद्दा रहा, और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कहता है कि 18 से 24 साल के 40% जो लोग थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो आपको लगता है वो एसआईटी का गठन भी बिल्कुल इनको एसआईटी के गठन में तो इनका कोई आज ही हो जाना चाहिए, कोई खर्चा भी नहीं लग रहा, वो तो पहली दूसरी घोषणा होनी चाहिए इनकी, क्योंकि एसआईटी तो किसी भी जो सीनियर आईपीएस है या जो सीनियर जो मोस्ट जो अपने जुडिशरी के लोग हैं उनको मिला के एक एसआईटी बना सकते हैं, और जो कुछ पुराने पेपर्स की जांच करे जिनमें अपन मानते हैं कि जो एक तो बस वाला जो कांड था जिसमें 2nd ग्रेड का पेपर था, और एक एसआई का जो एग्जाम था जिसमें एक ही इलाके के बहुत सारे सब इंस्पेक्टर चुने गए, उन दोनों चीजों को। और मेरा तो एक और मानना है कि एसआईटी अगर बनती है तो उसको एक चीज और आगे जाके काम करना चाहिए, क्योंकि जो कटारा को आपने पकड़ा, कटारा पे इल्जाम ये था कि वो पेपर घर लेके गए, और पेपर घर लेके गए और लिफाफा जब उन्होंने उनको दिया अध्यक्ष को, तो वो लिफाफा खुला हुआ था या दूसरे लिफाफे में पेपर डाल के दिए हुए थे। तो उसमें कटारा को तो आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन अध्यक्ष की भी उसमें जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने खुला हुआ प्रश्न पत्र कैसे स्वीकारा। तो हो सकता है आरपीएससी के चेयरमैन तक भी उसकी आंच चली जाए। आपको लगता है कि ये ऊपर ऊपर की चीजें हैं एसआईटी वगैरह, असल चीज में अगर आपको चोट करनी है तो आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए, और आरपीएससी का पुनर्गठन यूपीएससी स्टाइल में किया जाए। जैसे यूपीएससी का कोई पेपर लीक नहीं होता, जैसे फुल प्रूफ सिस्टम है वैसा बनाया जाए, और मेंबर्स भी उसी हिसाब से, ये नहीं कि किसी को भी उठाकर किसी को भी ऑब्लाइज करना है तो उसको आरपीएससी का मेंबर बना दिया। जब तक इन चीजों से ऊपर नहीं उठेगी बीजेपी नई सरकार, तब तक क्या हम मानकर चलें कि इच्छा शक्ति की कमी होगी परीक्षाओं के मामलों की जांच में? बिल्कुल सर, आपने ये बात तो सही है कि यूपीएससी की तर्ज पे होगा, या कुछ अन्य राज्य जैसे केरल हुआ या कुछ अन्य राज्य जहां पेपर लीक नहीं होते वहां फुल प्रूफ सिस्टम है एकदम, आईआईटी के भी ऐसे ही है। तो उस जैसा एक व्यवस्था यहां लागू की जाए। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो इनको जो दिखानी होगी ताकत, वो ये होगी कि जिस आरपीएससी में आप जातिगत आधार पे या अपने जो चहेतों को आप सदस्य बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, तो वो मोह छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आरपीएससी को आपको एक तरह से भंग करना पड़ेगा, और फिर नए सिरे से आपको उन चीजों को लागू करना पड़ेगा। तो अच्छा, एक सवाल और था मेरे दिमाग में। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भजनलाल की सरकार क्या चाहेगी कि अपने वोट बैंक का विस्तार लोकसभा चुनाव में लोगों को राहत देकर किया जाए, या वही धर्म, वही राम और वही जातिगत समीकरणों के आधार पर सामने चला जाए और उस हिसाब से सरकार चलाई जाए? देखिए, ये जी पिछले कुछ सालों से देखें तो हमारे यहाँ की जो जनता है वो भावनाओं में ज्यादा बहती है, और भावनाओं का असर मुझे लगता है योजनाओं से ज्यादा होता है। क्योंकि अगर योजनाओं के आधार पर वोट मिलता तो अशोक गहलोत को खूब वोट मिलता। चिरंजीवी योजना थी, सिलेंडर भी सस्ता था, बिजली फ्री थी, सब चीजें थी। लेकिन योजनाओं को देख के जनता ज्यादा वोट नहीं करती। मुझे जो लग रहा है कि वो भावनाओं पे ज्यादा असर करती है, और भावनाएं उनकी नरेंद्र मोदी के साथ हो
या बीजेपी के जो एक वो जो आक्रामक प्रचार है उसके साथ हो, तो भावनाओं के आधार पे वो तय करती है। तो जो अभी जो लग रहा है वो भजनलाल जो करें न करें, लेकिन केंद्र सरकार जरूर करेगी कि जनता की जो भावनाएं हैं वो उनसे लगातार जुड़ी रहे और उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए कि वो लगातार, जैसे अभी एक जनवरी में तो शायद आ रहा है कि जो राम मंदिर का एक मामला आ रहा है जनवरी में, तो उसके आने से हो सकता है कि एक बार फिर से जनता, क्योंकि उनमें एक जनता को एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आप अपने घरों में दिए जलाएं इस बार, तो हो सकता है कि उससे इनको एक बार फिर पता चल जाए कि अच्छा, एक चीज है, चिरंजीवी और ओपीएस दो गले में हड्डी की तरह फंसी हुई है, खासतौर से ओपीएस का जहां तक मैं समझता हूं केंद्र सरकार कुछ फैसला करेगी लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि देश के कल मैं एक चैनल पर देख रहा था कि कहीं महाराष्ट्र में बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए नागपुर साइड में, सरकारी कर्मचारी और जो दूसरे लोग ओपीएस को लेकर। तो केंद्र सरकार एक एनपीएस और ओपीएस के बीच का कुछ फॉर्मूला निकाल सकती है ताकि देश भर में कोई सरकारी कर्मचारियों को नाराज होने का मौका नहीं दिया जाए। लेकिन ये चिरंजीवी योजना ऐसी है जो चिरंजीवी शब्द अशोक गहलोत के साथ स्टिक कर गया है, सरकार बंद नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या बदलाव करेगी? प्रधानमंत्री चिरंजीवी योजना हो जाएगा या मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तो है ही, स्वास्थ्य बीमा योजना। सरकार सर देखिए कि बदल सकती है नाम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भामाशाह योजना थी वसुंधरा राजे की, उसको अशोक गहलोत ने बदल के चिरंजीवी किया। आयुष्मान और तो भामाशाह को मिला के, आयुष्मान या चिरंजीवी और भामाशाह तीनों को मिला के कोई एक ऐसा लाया जा सके। हो सकता है 50 लाख का इलाज नहीं हो उसमें फ्री, 50 लाख का बीमा नहीं हो, और 50 लाख का बीमा की अपन बात करें तो बहुत सारे लोगों को 50 लाख रुपया मिला भी नहीं है, क्योंकि 50 लाख तो अभी घोषणा हुई है, 25 लाख। हाँ, 25 लाख भी बहुत कम लोगों को मिला है। तो उसमें अगर आप उसको 10 लाख भी करते हो तो 10 लाख भी बहुत है इलाज के नाम पे, और इलाज 10 लाख भी लोगों को मिलता है अगर मान लीजिए इलाज के नाम पे, तो बहुत बड़ा पैसा है। नहीं, लेकिन 50 लाख कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? प्रीमियम तो लोगों को उतना ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। बिल्कुल, लेकिन वो उससे क्या है, बाहर पड़ता है ना कि 50 लाख में अगर आगे चल के इनको 50 लाख देना पड़े बीमारियों के लिए, तो कैंसर जैसी बीमारी या जो एक्सीडेंटल जो केस हैं उनमें इनको नुकसान हो सकता है। चलते चलते उनकी बात कर लेते हैं जिनकी बात इन दिनों कोई नहीं कर रहा, जिनमें से एक सज्जन पीछे नजर भी आए थोड़ी देर पहले, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। इनकी क्या भूमिका देखते हैं, खासतौर से सचिन पायलट की आप? देखिए कि सचिन पायलट की मुझे लगता नहीं कि अभी कोई भूमिका वो लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की जो हार हुई है और उसके बाद में लगातार मंथन चल रहा है, अभी लोकसभा चुनाव से पहले मुझे लगता है ये सब एक दूसरे से बचना चाहेंगे। नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो रखना पड़ेगा। हाँ, नेता प्रतिपक्ष के लिए हो सकता है कि किसी हरीश चौधरी या ऐसे किसी व्यक्ति का नाम आ जाए सामने। लेकिन जो कांग्रेस के लिए मैं आपसे विजय जी एक बात कहना चाहता था कि कांग्रेस के लिए राजस्थान में कोई ऐसा नहीं है कि राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से दूर हो गया है। आप अगर मैं कल ही पूरी उसकी गणना कर रहा था, 9 सीटें ऐसी है राजस्थान में जहां कांग्रेस को, जो लोकसभा की सीटें जहां कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है। तो उन 9 सीटों में से अगर ये कुछ सीटें भी बचा पाते हैं तो ये बड़ी बात है इनके लिए। अगर आधी भी बचा ली तो बहुत बड़ी बात, तो बड़ी बात है। जैसे आप ये देखिए कि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां लीड बीजेपी से काफी ज्यादा है इनकी। जैसे आप ये बात कीजिए कि झुंझुनू है, सीकर है, चूरू है, गंगानगर है, फिर उधर बांसवाड़ा है, जालोर है और धौलपुर करौली है। तो आप इन सीटों पे अगर आप अपनी जो लीड है उसमें थोड़ा बहुत भी आप बचा पाते हैं तो वो सीटें आपके पास आ सकती है। लेकिन कांग्रेस का जो ढांचा है उसमें लगता नहीं कि कांग्रेस उसको बचाने के लिए काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस तो अभी आपस में उलझी हुई है। तो ये आंकड़े अगर अशोक गहलोत जी को पता लग जाए तो वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव तक मुझे ही जिम्मेदारी दे जाओ और कोई चेंज नहीं करना, मैं ही ये सीटें दिला दूंगा। लेकिन अभी अशोक 9 की 18 कर दूंगा। अब अशोक गहलोत भी क्यों लेंगे जिम्मेदारी? आप ये मानिए कि चुनाव तक तो सब लोग जिम्मेदारी से बचना चाहेंगे, और चुनाव के बाद में एक अनार वो बीमार वाली बात होगी, क्योंकि वो सब लोग जिम्मेदारी लेना चाहेंगे चुनाव के बाद में। तो क्योंकि आने वाले टाइम में उनको दिखता है कि राजस्थान में अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो 5 साल बाद में हो सकता है। नहीं, लेकिन एक सवाल उठता है, जब जीती हुई बीजेपी जनरेशनल चेंज कर सकती है, चाहे आप उसको दूसरे वे में कीजिए कि बड़े वसुंधरा को निपटाने का काम कर सकती है, तो हारी हुई कांग्रेस पीढ़ी परिवर्तन क्यों नहीं कर सकती, या यूं अशोक गहलोत को निपटाने का काम क्यों नहीं कर सकती? हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि नई लीडरशिप आएगी तो नई चीजें आएंगी। निपटाने से मतलब मैं साफ कर दूं कि
राजनीति दोनों करते रहेंगे, प्रदेश की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में ले जाना, वसुंधरा का और अशोक गहलोत। बिल्कुल, अशोक गहलोत को तो पहले भी केंद्र की राजनीति में ले गए थे और अभी भी लगता है कि अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में जाएंगे, क्योंकि वो राजस्थान में 5 साल तक अशोक गहलोत हारने के बाद में तो बहुत कम नजर आते हैं और वो ज्यादातर केंद्र की जो महासचिव या किसी राज्य के प्रभारी के तौर पे ही रहना चाहेंगे। ऐसे ही सचिन पायलट की जो भूमिका है उसको लेकर भी अभी लग रहा है कि वो भी अभी के हालात में राजस्थान नहीं रहना चाहते। हो सकता है 2 साल बाद में, 2.5 साल बाद में वो राजस्थान में पूरी तरह से एक बार सक्रिय होकर आने वाले समय के लिए वो तैयारी करें, लेकिन अभी के हालात में तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए, शुक्रिया आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भजनलाल शर्मा जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं राजस्थान तक की तरफ से, और अगला 6 महीने 8 महीने उनका हनीमून पीरियड रहेगा, हमारी तरफ से हम एश्योर करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।